ओके, तो इन द लास्ट सेशन हमने फ्लूइड क्या होता है बेसिक वो देखा था. सो वी वेंट थ्रू व्हाट इज बेसिक्स ऑफ फ्लूइड, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड क्यों लिया था हमने? क्योंकि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर अगर हमको डिफाइन करना है, कुछ भी हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो हम हमेशा कुछ अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं. क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जिस सब्सटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कम से कम हमें उसका कुछ बेसिक्स तो पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, दो लेयर में फ्रिक्शन है कि नहीं. हमने आइडियल फ्लूइड डिफाइन किया था लास्ट सेशन में, और फ्लूइड इज एनी मटेरियल दैट कैन फ्लो. जो कुछ भी फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड हुआ था. तो लिक्विड्स एंड गैसेस कंबाइनली वर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब to go ahead with more theory of fluid, we should talk about some basic difference between solids and fluids. तो सॉलिड और फ्लूइड में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले तो हमको वो देखना पड़ेगा. इसके लिए आपको 11 के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा. 11 में अगर आपको याद होगा, आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब इलास्टिसिटी ये सीखा है. तो अगर याद नहीं है तो नो इश्यूज, आई विल टेक यू बैक देयर. So in 11th, you have learned about elasticity. We have spoken about mechanical properties of solids. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमारे पास या तो एक वायर होगा, हमको इसका लेंथ चेंज करना है, तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स पर यूनिट एरिया जो लेंथ चेंज करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस वाज the force per unit area associated with change in length. फिर अगर हमको वॉल्यूम चेंज करना होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया विच चेंजेस वॉल्यूम वाज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस. फिर हमने एक शेयर स्ट्रेस डिफाइन किया था. शेयर स्ट्रेस क्या था सिर्फ बता देता हूं मैं आपको. हमारे पास एक क्यूब है, सो वी हैव अ क्यूब. लेट अस टेक अ क्यूब. We have, let us say, this cube, और हमको इस क्यूब का शेप चेंज करना है. देखो, फोर्स जब अप्लाई करते हो तो तीन चीजें हो सकती है. एक लेंथ चेंज होगा, दूसरा वॉल्यूम चेंज होगा, तीसरा शेप चेंज होगा. तो अगर मुझे इसका शेप चेंज करना है तो मैं एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा था. हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे थे अलोंग द टेंजेंट, मतलब ऊपर की सरफेस को हमने पुश कर दिया. तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया. तो ये जो आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है, इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से व्हाट हैपेंड वाज, ये जो क्यूब है, ये क्यूब का शेप ही चेंज हो गया था. इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, क्यूब जो था वो पैरेललोपिपेड बन गया था बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स. तो आई एम नॉट ड्राइंग वेरी गुड डायग्राम, इट इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमने क्या सीखा है बेसिकली. तो 11th में आपने ये सीखा था कि जब आप एक क्यूब के ऊपर के सरफेस को फोर्स लगाते हो, नीचे का सरफेस फिक्स करके, इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं. और ये टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है? ये टेंजेंशियल फोर्स शेप चेंज करता है, उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस. तो सॉलिड के केस में आप शेयर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इन केस ऑफ सॉलिड यू कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्स. व्हाट इज नॉर्मल फोर्स तो भी बता देता हूँ. नॉर्मल फोर्स मतलब आप एग्जाम्पल डायग्राम से सबसे अच्छे से समझेगा. एग्जाम्पल, मैंने ये एक रॉड लिया है, दिस इज अ रॉड. अब इस रॉड पे मैं हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर सकता हूं. तो आई कैन अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम बॉटम ऑल्सो. फ्रंट और बैक फेसेस से भी कर सकते हैं हम लोग. तो नाउ इन दिस केस, ऊपर का जो था ये टेंजेंशियल फोर्स था, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट था, टेंजेंट टू द सरफेस था.
नीचे का जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि ये सरफेस को नॉर्मल है, मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर है। ओके, तो सॉलिड्स के केस में यू कैन अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स और यू कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्स, दोनों ही आप कर सकते हो। और सॉलिड अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं, डजंट मैटर रियली। इफ यू रिमेंबर, सॉलिड्स के केस में क्या हो रहा था, तो इन केस ऑफ सॉलिड्स जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, एक एक वर्ड, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। डिफॉर्मिंग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं अभी बता रहा हूं। डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग वो फोर्स होता है जो बॉडी का शेप चेंज करता है। ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स विच चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। और अगर आपको याद होगा सॉलिड्स के केस में, जब आप एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में ये जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, ये सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर। तो ये मॉलिक्यूल्स जब पास में आने लगते हैं तो दे स्टार्ट डेवलपिंग अनदर फोर्स, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स ने इस रॉड को कंप्रेस किया, इस रॉड के लेंथ को छोटा किया, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है ये, एक्सटर्नल फोर्स है। उससे क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के वो पास में आए, उन्होंने खुद का फोर्स डेवलप कर दिया जो इंटरनल है। और वो इंटरनल फोर्स क्या करता है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा दोगे तो वो इंटरनल फोर्स उस बॉडी के शेप को, साइज को रिगेन करता है, ओरिजिनल डायमेंशन पे लेके जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, उसका काम ये है कि बॉडी के शेप को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड जो है, सॉलिड चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन वॉल्यूम को अपोज करता है। और कितना अपोज करता है, दैट वाज गिवन बाय, आपको याद होगा, आपको तीन आपने मॉड्यूलस सीखे थे। एक आपने सीखा था यंग्स मॉड्यूलस वाई, यंग्स मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ, आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ हुआ था इसको हमने, यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। दिस मेजर्स opposition offered by the solid to change in length। फिर आपने एक डिफाइन किया था बल्क मॉड्यूलस, के या फिर बी से डिनोट करते हो। बल्क मॉड्यूलस या फिर इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉलिड टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम। फिर आपने एक डिफाइन किया था ईटा, जिसको आपने बोला था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ शेप। It measures resistance offered by solid to change in shape। मतलब मैं लेंथ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, कितना वो वायर कितना रजिस्ट कर रहा है, दैट इज गिवन बाय यंग्स मॉड्यूलस। अगर मैं एक क्यूब या फिर एक स्फीयर का वॉल्यूम में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो स्फीयर, वो क्यूब, वो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज गिवन बाय बल्क मॉड्यूलस। और अगर मैं शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ एज शोन इन दिस डायग्राम, तो वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है, क्यूब है, वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। तो व्हाट यू हैव लर्नड, नंबर वन, कि आप सॉलिड्स पे टेंजेंशियल फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। लिक्विड पे आप सिर्फ नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। यू कैनॉट अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन लिक्विड्स और गैसेस, मतलब इन जनरल ऑन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स पे आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, नंबर वन। दूसरा, हमने देखा कि जब हमने सॉलिड्स पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, जो रेजिस्ट कर रहा है, जो अपोज कर रहा है चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप को।
फ्लूइड में ऐसा रेजिस्टेंस या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होता है, मतलब फ्लूइड्स आर इजीली डिफॉर्मेबल। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स एग्जाम में नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, कोई नहीं पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, बट ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ऐसा हो सकता है कि हम फ्लूइड लेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो होगा। तो याद रखना, हमेशा 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 नॉर्मल फोर्स की बात होगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर फोर्स की बात होगी, टेंजेंशियल की बात नहीं होगी जब फ्लूइड्स की बात कर रहे हो। तो पॉइंट नंबर 1 इन सॉलिड्स, तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, number 1, solids can be subjected to tangential or normal forces. So solids can be subjected to tangential और नॉर्मल फोर्सेस, फोर्सेस या फिर स्ट्रेस बोल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो यू कैन जस्ट से सॉलिड्स कैन सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल और नॉर्मल फोर्स, या फिर स्ट्रेस, फोर्स या फिर स्ट्रेस वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज जस्ट फाइन। फॉर केस ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स can only be subjected to नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। इस केस में टेंजेंशियल फोर्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो लेट अस शो डायग्रामेटिकली कि हमारे पास ये एक क्यूब है, मैं क्यूब का सिर्फ फ्रंट फेस बता रहा हूँ, आई एम नॉट शोइंग टोटल क्यूब। आपको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है 6 फेसेस ईच स्क्वायर, मैं सिर्फ फ्रंट फेस बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस फ्रंट फेस पे क्यूब के एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ, so if I apply this tangential force Ft, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका शेप चेंज होगा। तो टेंजेंशियल फोर्सेस जो है वो नॉर्मली शेप चेंज करते हैं, दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो दिस विल चेंज द शेप एंड इट विल मेक इट पैरेललोपिपेड। और यहाँ पे दिखने के लिए आपको पैरेललोग्राम दिखेगा, क्योंकि पैरेललोपिपेड ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, पैरेललोग्राम ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। आप सिर्फ फ्रंट फेस को देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखने वाला है। तो बेसिकली ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, इसने क्या किया, हमारे पास मान लो पहले एक क्यूब था जिसका साइड स्क्वायर है ABCD, इस फोर्स ने, टेंजेंशियल फोर्स ने D को शिफ्ट करके D' और C को शिफ्ट करके C' पे लाया, और बिकॉज ऑफ दिस एक एंगल बना है थीटा। ओके, या फिर ऑब्वियसली आप एक सॉलिड पे कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो, नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स आप लगा सकते हो। तो यू कैन हैव अ सॉलिड एंड यू कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्सेस। तो इस केस में नो प्रॉब्लम एट ऑल। सॉलिड के केस में यू वांट टू अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स, ओके, यू वांट टू अप्लाई नॉर्मल फोर्स, इज ओके। तो दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हो। गुड। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक चीजें, क्योंकि आई मीन ऑफ कोर्स आगे जाके आपको इफ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग में भी ये काम में आने वाला है, तो यू हैव टू नो दिस इन एडवांस। इट्स ओके, इट्स गुड टू नो समथिंग मोर, राइट। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस। तो दिस इज अ नॉर्मल फोर्स। तो ये जो मैं अप्लाई, अभी यहाँ पे एरो हेड का इशू है, आप ऐसा एरो दिखाओगे मतलब आप ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हो, मतलब आप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम कर रहे हो। अगर आप उल्टा एरो दिखाओगे यहाँ पे, मतलब आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड कर रहे हो, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। तो डिपेंड करता है, डजंट मैटर आप एरो कैसा दिखा रहे हो, लेकिन सारे के सारे एरो अंदर की तरफ या सारे के सारे एरो बाहर की तरफ, तो ये नॉर्मल फोर्स है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, in case of fluids you can apply only normal forces, okay। then obviously second point जो हमने देखा था,
जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है क्योंकि ये बॉडी के लेंथ को, शेप को, साइज को चेंज करेगा, राइट। तो ये जो आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो है टेंजेंशियल या फिर नॉर्मल। तो जब सॉलिड पे ये फोर्स अप्लाई होता है तो सॉलिड इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेता है, मतलब वो अपोज करता है टू चेंज। ओके, सो यू कैन से solids develop internal restoring force when when a deforming force is applied, when a deforming force is applied on them, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सॉलिड्स अपोज और सॉलिड्स रेजिस्ट। सॉलिड्स अपोज डिफॉर्मेशन, मतलब चेंज इन साइज, लेंथ, वॉल्यूम को वो अपोज करेगा। नंबर 2 हियर, लिक्विड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लूइड्स में, गैसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लूइड्स डू नॉट oppose deformation and hence are easily deformable तो लिक्विड्स को, गैसेस को, मतलब इन जनरल फ्लूइड्स को उनका शेप, साइज चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट रेजिस्ट नहीं करते। तो इवन अ स्मॉल फोर्स इज सफिशिएंट टू चेंज द डायमेंशंस, राइट। नाउ द थिंग इज, अब आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके बेसिक हमने प्रॉपर्टीज देखे थे, जैसे कि वो कंप्रेस नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। जैसे कि सेकंड नंबर था, उसमें विस्कोसिटी नहीं होता है। जैसे थर्ड पॉइंट था कि उस केस में इरोटेशनल फ्लो होता है, मतलब स्मूथ स्टेडी फ्लो होता है। अब ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है फ्लूइड्स के, फिर वो आइडियल फ्लूइड हो या फिर प्रैक्टिकल फ्लूइड हो। मैं डिफरेंस बता देता हूँ, आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड का डिफरेंस क्या था। आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल के केस में आपने बोला था दिस फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर कंप्रेसिबल, मतलब आप इनको कंप्रेस कर सकते हो। दूसरा, फ्लो जो है वो इरोटेशनल था, मतलब स्टेडी फ्लो था। यहाँ पे फ्लो जो है वो रोटेशनल, मतलब टर्बुलेंट, मतलब उसमें अनस्टेडी बिहेवियर आ सकता है। यहाँ पे आपने बोला था कि विस्कोसिटी नहीं है, मतलब लेयर में फ्रिक्शन नहीं है, बिटवीन एनी टू लेयर ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन इज एब्सेंट। यहाँ पे ये होता है विस्कस, मतलब प्रैक्टिकल फ्लूइड में फ्रिक्शन होता है। तो ये डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड का। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, जो जनरल प्रॉपर्टी है, जो आइडियल पे भी एप्लीकेबल है, वो प्रैक्टिकल की पे भी एप्लीकेबल है। सो देयर आर सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स व्हिच वी शुड नो। तो what are those general properties of fluids? Let's see one by one. General properties of fluids. अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि ये फ्लूइड आइडियल है या प्रैक्टिकल है, तो मतलब बेसिकली ये दोनों पे ही एप्लीकेबल है। सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, they do not oppose any deformation. ये जो फ्लूइड्स है ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, सो दे डू नॉट अपोज एनी डिफॉर्मेशन। फिर वो कोई भी टाइप का फ्लूइड हो, इट डू नॉट अपोजेस डिफॉर्मेशन। नंबर 2 प्रॉपर्टी
दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, मतलब इजीली फ्लो होते हैं. दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, इसलिए तो फ्लूइड्स बोला है ना, फ्लूइड्स कैन फ्लो. ओके, सो दे हैव एबिलिटी टू फ्लो. तीसरा, आपने इसको जिस कंटेनर में डाला है उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं. तो दे हैव एबिलिटी टू टेक, they have ability to take the shape of the container. जैसा देश वैसा भेष, ऐसा बोल सकते हो. they have ability to take the shape of the container. right, तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, these three properties are common to both types of fluid, ideal हो या फिर practical हो. okay, अब in reality, now onwards we will start with important topics of fluid. मतलब अब तक लास्ट लेक्चर और आज के अराउंड 20 मिनट्स सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ फ्लूइड्स का. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेन आइडिया, main things that we need to learn in this chapter. So fluids at rest. Okay, so let's start with what is fluids at rest. right, so ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें हमको सिर्फ फ्लूइड की बात करनी है. अब फ्लूइड में दो स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है. जैसे एग्जांपल के थ्रू बताते हैं हम. एक कंटेनर लिया मैंने, और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने एक फ्लूइड भर के रख दिया. हमने फ्लूइड भर के रख दिया मतलब फ्लूइड एट रेस्ट. राइट, तो इस चैप्टर को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. एक जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा, दूसरा जब फ्लूइड फ्लो होगा. एग्जांपल ऑफ फ्लूइड फ्लो, आपके घर में पानी सप्लाई होता है बहुत सारी जगह पे. टैब्स होते हैं, टैब्स मतलब ट्यूब होगा, पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है. राइट, सो यू मे हैव fluid flowing which is in actual motion. right, so in this chapter we will be studying fluid under two different conditions. एक तो जब फ्लूइड रेस्ट पे है उसका फिजिक्स. अब देखो, आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ये वर्ड कहां से लाया था. इलेक्ट्रो मतलब था चार्ज, चार्जेस. स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. तो चार्जेस एट रेस्ट का स्टडी तो हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब यहाँ पे याद रखना, लिक्विड या वाटर को, स्पेसिफिकली वाटर को या फिर लिक्विड फ्लूइड को हम बोलते हैं हाइड्रो. ओके, हाइड्रो. सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स, हाइड्रो. अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो हाइड्रोस्टैटिक्स. अगर फ्लूइड मोशन में है तो हाइड्रोडायनामिक्स. ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसे हाइड्रोस्टैटिक्स. राइट, अब जब फ्लूइड फ्लो होगा तो हाइड्रोडायनामिक्स. अगर चार्जेस मूव होंगे तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स था, जिसको आप मैग्नेटिज्म बोलते हो. इन रियलिटी मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस मूव होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं. ओके, तो याद रखना आप that this chapter you will study under two different conditions, no motion and with motion. तो पहला ही पार्ट है fluids at rest. तो अगर मैंने बोला what is hydrostatics, तो फिर आपको बता देना चाहिए the branch of physics which deals with properties of fluids at rest is called as hydrostatics. So the branch of physics which deals with properties of fluids at rest. ये important है, at rest. This is really important.
You are studying properties of fluid, but when fluid is at rest, is called as हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मतलब फ्लूइड होता है इन जनरल, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स. राइट, गुड. तो अगली बार अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक ये वर्ड कहीं दिखता है तो समझ लेना दैट फ्लूइड इज एट रेस्ट. अब इसमें कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है. यू ऑलवेज हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि करना क्या है. दूसरा, हमको जो फिजिक्स पढ़ना है उसके लिए बेसिक्स क्या रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले जो बेसिक्स आपको रिक्वायर्ड है वो पता होना चाहिए. व्हाट इज प्रेशर, राइट? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड. व्हाट इज प्रेशर? ओके, तो इन जनरल प्रेशर आप डिफाइन कैसे करते हो? आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी प्रेशर को डिफाइन किया है. मैं जस्ट रिवाइज करवा के देता हूं आपको. देखो ऐसा है, लेट अस टेक दिस केस अगेन. तो अब हमको पता है यहाँ पे फोर्स लग रहा है. ओके, तो लेट मी रिमूव ऑल अदर सरफेसेस बिकॉज आई डोंट नीड इट. यहाँ पे फोर्स लग रहा है, राइट? ये टोटल फोर्स हो सकता है 10 न्यूटन हो, मान लेते हैं 10 न्यूटन फोर्स है. ये टोटल फोर्स लग रहा है टोटल एरिया पे, राइट? मुझे अगर ये देखना है यूनिट एरिया पे, मतलब एरिया की वैल्यू जब 1 मीटर स्क्वायर होगी तब उस पे कितना फोर्स. बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो टोटल एरिया है, मान लो ये टोटल एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है, उस पर टोटल फोर्स कितना? 10 न्यूटन. तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा? 5 न्यूटन, है ना? तो प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. हाउ मच फोर्स इज देयर पर यूनिट एरिया. मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप अभी घर में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, किसी चेयर पे बैठे होंगे, तो चेयर पे आप एक्शन कर रहे हो. ओके, तो टोटल एक्शन, मान लो आपका वेट है 60 किलोग्राम फोर्स, अराउंड 600 न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं. मान लो आपका जो वेट है 600 न्यूटन है. आप जिस चेयर पे बैठे हो, मान लो वो 1 मीटर स्क्वायर का चेयर है, बेस उसका, राइट? तो व्हाट इज प्रेशर यू आर एक्सर्टिंग ऑन द चेयर? 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मान लो आपका वेट 600 न्यूटन है लेकिन चेयर का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है. फिर आप क्या करोगे? 600 by 2 मतलब 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर exerted by you on the chair. तो ये समझ लेना कि प्रेशर का डेफिनेशन क्या है. प्रेशर इज नथिंग बट total force divided by total area on which the force is acting, that is pressure, right? अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ये फ्लूइड में कहां से आया? तो इसके ये समझने के लिए हम एक कंटेनर ले लेंगे वापस से. वी विल टेक अ कंटेनर. ओके, तो अब इस कंटेनर को हम भर देंगे किसी फ्लूइड से. ओके, बट फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है ये रेस्ट पे है ऑफ कोर्स. सो दिस इज नॉट मूविंग, दिस इज एट रेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पहले बता दिया हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब फ्लूइड इज नॉट मूविंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स हियर फॉर द टाइम बीइंग. फिलहाल हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो मान लो ये हमारे पास एक फ्लूइड है जो रेस्ट पे है, राइट? अब यहाँ पे प्रेशर की क्या बात आ गई? अब एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, सम पॉइंट, लेट अस से सम पॉइंट एट सम डेप्थ. अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है. ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है. इस इमेजिनरी सिलेंडर में लिक्विड है, ये लिक्विड है इसमें.
राइट। इस लिक्विड का वेट होगा, जैसे आपका वेट था, आप चेयर पे बैठे थे, वैसे इस लिक्विड का वेट होगा। मतलब ये जो लिक्विड है ये इस पी पॉइंट पे एक फोर्स, एनी पॉइंट जो भी नाम दोगे इसको, डजंट मैटर, यू कैन गिव इट एनी नेम, सी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे ये लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये जो सिलेंडर है इसका एरिया अगर मैं ए लेता हूं तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया ए इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड जहां जहां पे भी कांटेक्ट में है, वॉल पे कांटेक्ट में है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बेस पे कांटेक्ट में है तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मतलब अ फ्लूइड or a liquid or a gas at rest exerts a force on the surface of contact. The surface may be a wall of the container or bottom base of the container, right? The normal force, देखो फोर्स मैंने नॉर्मल दिखाया है, हर जगह पे मैंने परपेंडिकुलर फोर्स दिखाया, मैंने ऐसा दिखाया क्या? नहीं, क्योंकि बाय डेफिनेशन यू आर स्टडीइंग फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या बात पता था मैंने आपको? ऑलवेज नॉर्मल फोर्स। सो द नॉर्मल फोर्स acting per unit area is pressure exerted by fluid on that area, right? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं वापस बता देता हूँ। प्रेशर बाय डेफिनेशन इज फोर्स अपॉन एरिया। हमने एक लिक्विड का कंटेनर लिया, फ्लूइड का कंटेनर लिया, फ्लूइड जहां जहां पे भी कांटेक्ट में होगा वहां वहां पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया पे कितना है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है प्रेशर का। सो लेट अस नोट इट डाउन। अ फ्लूइड एट रेस्ट exerts a force, और ये फोर्स क्यों एक्सर्ट हो? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्योंकि फ्लूइड के पास वेट है। exerts a force on the surface of contact. The surface may be a wall, या तो वॉल हो सकता है, और बाय द वे जब आप लिक्विड के अंदर जाते हो, स्विमिंग पूल में जाते हो, तो आप पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जितना अंदर जाओगे स्विमिंग पूल के उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा टू स्विम बिकॉज ऑफ प्रेशर। एनीवेज, सो द surface may be a wall or the bottom of a container, bottom of a container, vessel जो भी बोलो, right, of the fluid. Then this normal force per unit area, so the normal force F, the normal force F exerted by a fluid at rest, exerted by fluid at rest per unit surface area, per unit surface area is called as pressure. per unit surface area, कौन सा एरिया? of contact is called as, क्योंकि अगर फ्लूइड और सरफेस में कांटेक्ट नहीं हुआ तो प्रेशर नहीं होगा, कांटेक्ट होना चाहिए। ओके, इज कॉल्ड एज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर P ऑफ द फ्लूइड या एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, एक ही बात है। Therefore, you have pressure equal to force upon area. अब obviously आपको इसके SI यूनिट पता होना चाहिए। SI यूनिट, what is SI यूनिट of force? न्यूटन। तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो SI यूनिट of pressure is न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी बोलते हो। ओके, ऑल्सो
अगर अभी डिफाइन कैसे करोगे पास्कल, अगर यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो उसको बोलते हैं pressure is 1 pascal. So if 1 Newton force is acting on a unit area, then it is called as 1 pascal. So 1 Newton per meter square is equal to pascal, PA, denoted by PA, pascal. इसके आप dimensions भी निकाल सकते हो. You can also find out dimensions of this. Dimensions तो आपने 11 में भी किया है, but it is good to revise now. प्रेशर के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस. फोर्स के डायमेंशंस तो आपको याद ही होंगी, m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2. तो फोर्स क्या था, m1 l1 t minus 2 अपॉन एरिया क्या है, l2. ये l2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, मतलब फाइनली आपको मिलेगा m1 l minus 1 t minus 2. तो ये आपको मिलेगा डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, m1 l minus 1 and t minus 2. These are dimensions of pressure, right? Good. So once you know all this, तो देखो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक हमने डिफाइन किया है. We have not spoken about anything else. हम सिर्फ बेसिक्स की ही बात कर रहे थे अभी तक. फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड रेस्ट पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स ऑफ कोर्स. प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं. नाउ वी हैव टू गो इनटू सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन. तो जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक कंटेनर लिया था. ओके, इस कंटेनर में हमने एक फ्लूइड लिया था. तो वी हैव टेकन दिस कंटेनर एंड कंटेनर वाज फिल्ड विथ फ्लूइड. तो कंटेनर वाज, मान लो इट वाज फिल्ड विथ फ्लूइड, समथिंग लाइक दिस. ओके, so this is filled with some kind of fluid, right? अब इस फ्लूइड में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे प्रेशर कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो वी हैव टू सी दैट. तो जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल प्रॉपर. ठीक है. एनीवेज, so the idea here is we have a point here, some point here, and हमको इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकालना है ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब लिक्विड कॉलम मतलब क्या समझा देता हूँ. तो सबसे पहले we need to give this title, pressure due to a liquid column. What we will do is, हमने ये एक पॉइंट कंसीडर किया है, इस पे प्रेशर कितना है. इसके लिए हम एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे. सो इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ हाइट h. तो ये जो सिलेंडर है इसका हाइट h है, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है. तो सिलेंडर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A. तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है, इस पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड का कॉलम हमने इमेजिन किया है, राइट. सो हाउ मच प्रेशर इज देयर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, ये हमको देखना है. तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल डू इज, हमने एक वेसल लिया फिल्ड विद अ लिक्विड. ओके, देन वी हैव इमेजिन्ड द पॉइंट C. एक C पॉइंट ले लिया हमने.
उस सी पॉइंट के ऊपर लिक्विड का एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसको हमने लिक्विड कॉलम बोला है। ये इमेजिनरी है बिकॉज यू आर अज्यूमिंग इट इज देयर। हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर है ना एरिया में कितना लूं मैं। ये भी एरिया ले सकता हूँ, मेरे ऊपर है। आई कैन टेक बिग एरिया, स्मॉल एरिया, मेरे, बिकॉज आई एम द वन हु इज अज्यूमिंग, तो आई कैन टेक वट एवर आई वॉन्ट। ओके, तो अब बाय डेफिनेशन व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। अभी अभी देखा। व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस पॉइंट सी? जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो आपका वेट जो है वो फोर्स हो गया। वैसे ही इस सी पॉइंट पे कितना फोर्स? तो इस सी पॉइंट पे जो लिक्विड का कॉलम है यहाँ पे, ये जो लिक्विड कॉलम है यहाँ पे, इस सी पॉइंट के ऊपर जितना लिक्विड है वो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब ये जो लिक्विड कॉलम है इसका जो m इंटू जी होगा, मास इंटू जी होगा, दैट इज एक्सर्टिंग फोर्स एट पॉइंट सी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट है mg, मतलब फोर्स है mg। यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड भर के रखा है। उस कंटेनर में एक पॉइंट है सी, समवेयर बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। हमको ये देखना है कि उस सी पॉइंट पे प्रेशर कितना। प्रेशर निकालने के लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया जिसका बेस एरिया ए था, हाइट एच था। ओके, तो सी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, मतलब फोर्स निकालना है, क्योंकि बाय डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, वैसे सी पॉइंट के ऊपर क्या है? सी पॉइंट के ऊपर लिक्विड है। लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स कितना? mg, मास ऑफ व्हाट? लिक्विड। कहाँ पे? उस इमेजिनरी सिलेंडर में। तो वेयर m इज मास ऑफ फ्लूइड in imaginary cylinder, राइट? तो ये मास कैसे निकाल सकते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट मास? आपको पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट? डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हो आप? सिलेंडर का डेंसिटी ये कैसे निकालते हो? वॉल्यूम। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो। So when you multiply area with height, you get volume. तो volume आएगा आपका area into height into density जो था, correct? So now you have to substitute this equation number 2 in equation number 1. Therefore, from 1 and 2, pressure is equal to mg by a, but m is equal to ah rho. G तो है ही, by a cancel, therefore pressure is equal to h rho g. Therefore pressure at a point due to fluid is height of the fluid, मतलब डेप्थ बेसिकली, क्योंकि आप सरफेस से मेजर कर रहे हो। मान लो अगर ये पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे है तो मैं h क्या लूंगा? 10 लूंगा सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर वाटर है तो वाटर का डेंसिटी कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर पेट्रोल है तो 971, अगर मर्क्यूरी है तो 13,600। जी इज 10। जी की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के रखी है, राइट? तो प्रेशर एट अ डेप्थ इज h into rho into g. This is the equation for pressure at some point inside a liquid column. मैं रिपीट करता हूं वापस। कंटेनर में लिक्विड के इनसाइड एक पॉइंट पे प्रेशर कितना वो देखना है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है उस पॉइंट पे, इसके लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर लिया। उस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना वाटर का मास होगा मल्टीप्लाई बाय जी करोगे उतना हो गया आपका फोर्स एक्सर्टेड। तो mg by a will be pressure, बट मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? एरिया इनटू h। तो ah रो ही मास आ गया। तो मास की जगह पे ah रो डाला, g तो था ही, mg था क्योंकि अपॉन a कैंसल, h रो g। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इज h रो g। अब दो एग्जांपल रियल लाइफ के। नंबर 1, जिसको स्विमिंग आता है
मैंने अभी अभी बताया था कि जितना आप नीचे जाओगे उतना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्विम करने के लिए। क्यों? प्रेशर डिपेंड्स ऑन एच। द मोर इनसाइड यू गो, द मोर इज द प्रेशर ऑन यू बिकॉज ऑफ वाटर अबव यू। जितना नीचे तुम जा रहे हो पूल के अंदर, उतना ज्यादा लिक्विड का कॉलम है आपके ऊपर, मतलब उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर। दूसरा, अगर आपको पता होगा पनडुब्बी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड, है ना? पनडुब्बी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट सर्च इट, पता होगा आपको, राइट? तो एक मूवी आया था रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, 3-4 साल, 5 साल मैक्सिमम पहले, बेस्ड ऑन इंडियन नेवी। तो वो एनिमी कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कुछ वॉर चल रहा था, तो वो मतलब दोनों के दोनों पनडुब्बी जो थे, सबमरीन बोलते हैं भाई, तो दोनों सबमरीन एक दूसरे को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उसमें एक सीन था वेयर द कैप्टन ऑफ द सबमरीन, उसने बोला कि वी कैन नॉट गो, अभी इससे नीचे नहीं जा सकते हम लोग, नहीं तो जो शिप है वो जाएगा काम से, सबमरीन जो है वो जाएगा काम से। क्यों जाएगा काम से? प्रेशर ज्यादा, और ज्यादा अंदर गए, हाइट, लिक्विड का कॉलम बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा सबमरीन पे, सबमरीन पे प्रेशर बढ़ेगा मतलब सबमरीन गया, क्रैक पड़ जाएंगे उसमें, इट विल गो। सो दिस इज व्हाई देयर इज लिमिट टू व्हिच यू कैन गो बिलो सर्टेन हाइट, सर्टेन डेप्थ इनसाइड लिक्विड। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना है सी के, तो फिर उस केस में you need to have very sturdy material, तो strength of material बढ़ना चाहिए फिर, right? So with this particular example I will stop for today. So just for a quick revision, हमने क्या क्या देखा आज? We started off with differentiating between solids and fluids. Solids पे tangential normal force दोनों लगा सकते हो, fluid पे सिर्फ normal force लगता है। Solids जो है वो change in shape को resist करता है, मतलब बेसिकली डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, फ्लूइड रेजिस्ट नहीं करता है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स क्या है वो देखे हमने। फ्लूइड्स कैन फ्लो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, और उसको जिस कंटेनर में डाला उसका शेप ले लेगा वो। फिर फ्लूइड एट रेस्ट को हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। फिर जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा उसका जनरल इक्वेशन देखा हमने, ऐसा यूनिट निकाला, डायमेंशंस देखे प्रेशर के, एंड लास्टली प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू एयर कॉलम का इक्वेशन h rho g, इतना हमने डिराइव किया है। सो फॉर टुडे दैट इज सफिशिएंट।